हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में। तो आज हम क्लास 10 के हिंदी के चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी का पाठ्य परिचय करेंगे बुक को। और हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पूरा बुक रीडिंग करेंगे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो चलिए हम बुक रीडिंग करते हैं और इसका जो इम्पोर्टेंट लाइन होगा वहीं हम करेंगे। तो आप लोग देखिएगा बारीकी से। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ये प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन उच्चतर शिक्षा के लिए अमेरिका एवं वहाँ से लंदन इंग्लैंड गए थे। उसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का प्रमुख जो प्रमुख उसमें से रचनाएं एवं भाषण है वो है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये इम्पोर्टेंट है। जेनिस एंड डेवलपमेंट, ये सब जो कि इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी संपूर्ण वार्ड में जो कितने खंडों में प्रकाशित किए थे, तो 21 खंडों में प्रकाशित किए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आप लोग एक बार इससे बारीकी से पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो किताब है उसको हम लोग बुक रीडिंग करते हैं। लाइन से हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप उसको बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। हम उसको पूरा बारीकी से आप लोगों को कोशिश करेंगे समझाने के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा को बुक रीडिंग हम कर रहे हैं। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी बता रहे हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कोई कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं। इसका पोषक जातिवाद के पोषक भी कई आधार पर समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। समर्थन के आधार पर आज के युग में यह भी कहा जाता है कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। आज के युग में बता रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी बता रहे हैं कि चूँकि जाति प्रथा ही श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। जाति प्रथा कह लीजिए या श्रम विभाजन कह लीजिए, ये एक दूसरे का एक समान अर्थ है। इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। बाबा साहेब जी ये बता रहे हैं कि इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। जाति प्रथा कह लीजिए या श्रम विभाजन कह लीजिए, ये एक दूसरे को इसमें कहने का कोई इसमें बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी बता रहे हैं कि जाति प्रथा के साथ साथ यह श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया है। अगला लाइन है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी बता रहे हैं कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी बता रहे हैं कि परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि ये बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ये भारत की बात बता रहे हैं कि भारत की जाति प्रथा
की एक और विशेषता यह भी है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करा देती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ये बात बता रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि भारत की जाति प्रथा एक विशेष इसमें यह भी है कि ये श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे के ऊंच नीच की भी भेदभाव करा देता है। ये भारत की व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, जो कि विश्व की किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। ऐसा विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है कि ऊंच नीच की भेदभाव विश्व के समाज में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये भारत की जाति प्रथा में ही पाया जाता है। यह प्रमुख ऊंच नीच की भेदभाव भारत में ही पाया जाता है। ये पंक्ति के माध्यम से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी समझा रहे हैं। अगला पंक्ति है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी बता रहे हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो इसमें कोई विभाजन की बात नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ये बात साफ तौर से बता रहे हैं कि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है कि अगर जाति प्रथा को हम लोग श्रम विभाजन मान लें तो ये हम लोग का स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित होता है कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक नहीं है। जो कुशल व्यक्ति है वह सक्षम श्रमिक विभाजन को निर्माण करने के लिए नहीं है, के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें। ये बात बाबा साहेब अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि हम लोग इस किसी भी व्यक्ति की क्षमता को सीमा तक विकसित नहीं कर सकते हैं जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सकता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि वह कोई भी व्यक्ति हो अपना पेशा या कार्य वो खुद चुनाव कर सकता है, उसमें वो स्वयं ही अपना वह क्षमता अपना पास रखता है, वो विकास अपना कर सकता है। इसमें कोई जाति प्रथा है श्रमिक विभाजन का और स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा या दूषित सिद्धांत है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा एक दूषित सिद्धांत है, मतलब कि दूषित सिद्धांत है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा किसी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे हैं कि माता पिता के गर्भ से ही हम लोग को पेशा को निर्धारित कर दिया जाता है। यह दृष्टिकोण से या समाज के प्रति हम लोग को उस जाति प्रथा में बांट दिया जाता है, ये दूषित करता है, ये सिद्धांत गलत है। कोई व्यक्ति को अगर गर्भधारण से ही उसकी जाति या पेशा को निर्धारित कर दिया जाता है तो ये गलत है। ये पंक्ति के माध्यम से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी अपना उद्देश्य दे रहे हैं। अगला पंक्ति है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा जो पेशा है वो दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए उस पेशे में बांध देती है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, ये बात इस लाइन से बता रहे हैं कि भले ही वो व्यक्ति वो अपने पेशे से अनुपयुक्त या पर्याप्त होने के कारण वो भूखा मरना पड़े तब पर भी उसको उस जाति में बांध दिया जाता है। आधुनिक युग में
ये स्थिति प्रायः आती है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि ये आधुनिक काल में ये स्थिति और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और ये आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक में निरंतर विकसित विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। अगर ये बात बता रहे हैं कि अगर धंधा या उद्योग में या कोई तकनीकी निरंतर में विकास हो तो कभी-कभी हम लोग को अकस्मात परिवर्तन हो जाना चाहिए, ये बात बता रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति को किसी भी काम को करना पड़े और उस जाति से नहीं आता है तो उसे पेशा को बदल देना चाहिए। ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि वो अकस्मात वो उसे परिवर्तन करना ही चाहिए। ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी अपने इस लाइन से बता रहे हैं। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर उस काम को कोई भी काम होता है उसे करने के लिए उसे जाति देखा जाता है, वो भी खुद अपना जाति के प्रति वो समर्पित रहता है और उस काम को करने के लिए वो जानता है कि अगर उस काम को नहीं करेंगे तो हम भूखा मर जाएंगे, फिर भी वह नहीं करता है तो उससे भूखा मरने के अलावा उसके पास चारा नहीं रह जाता है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बताते हैं कि जो हिंदू धर्म है ये जाति प्रथा को किसी भी व्यक्ति को ये पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। जो कि पैतृक पेशा ना हो भले ही वह उसमें परंपरागत इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति है। अनुमति न देकर जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि ये पैतृक पेशा ना हो भले और उससे वो काम को करना चाहता है, अगर वह नहीं कर पाता है तो इससे सबसे बेरोजगारी का ये लक्षण दिखाई देता है। जो कि जाति प्रथा एक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ये दृष्टि से जाति प्रथा बहुत गंभीर दोष युक्त बन पा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, कि अगर मनुष्य उसके पास स्वेच्छा होता है तो दूसरा भी कार्य कर सकता है, उस पर निर्भर नहीं करता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं देता है। अगर उस व्यक्ति के पास भावना हो और उसके पास रुचि हो और वो कोई काम करना चाहता है तो उसके पास यह अथवा महत्व नहीं देता है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि अगर उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ या विवशतावश करते हुए कोई भी काम करते हैं। अगला पॉइंट है कि ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि अगर उसके पास कोई रुचि नहीं होता है उस काम को करने के लिए और व्यवस्था पूर्वक वह करता है तो उसके पास मनुष्य को दुर्भावना से
ग्रस्त होकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता है और न ही कुशलता, न ही दिल लगता है न दिमाग कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि अगर जिस काम को करने के लिए हमें दिल ना लगे, दिमाग ना लगे, तो उससे कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। अर्थात यह सिद्ध होता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य को स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि एवं आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है। ये बात इस पंक्ति से बाबा साहब समझाना चाहते हैं कि अगर कोई मनुष्य को स्वाभाविक रूप से कोई कार्य को करने के लिए उसे प्रेरणा यानी रुचि, आत्मा को अगर उससे काम करने का मन करे और उससे अपने जाति प्रथा में दबे रह जाता है, उस काम को नहीं कर पाता है, तो उसका आत्मा जो शक्ति है वो हमेशा के लिए दब जाता है और अस्वाभाविक नियमों में वह जकड़ कर निष्क्रिय बना देता है अपने आप को। अगला पंक्ति है कि अगर अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि अब जो बता रहे हैं उसमें मैं अपने समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि अगर आप लोग हमसे ये बात पूछेंगे कि अगर मैं जाति प्रथा के विरुद्ध हूँ, जाति के विरुद्ध हूँ, तो इसमें हमारे दृष्टि से आदर्श समाज कौन है, तो मेरे उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि हमारा तीन तरह से मेरे उत्तर होगा कि आदर्श समाज होना चाहिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता होना चाहिए, समता होना चाहिए, समान स्वतंत्रता होना चाहिए, भ्रातृत्व यानी भाईचारा होना चाहिए। ये बात अपने प्रश्न को उत्तर देते हुए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी आदर्श समाज को बता रहे हैं। क्या यह ठीक नहीं है? ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हम लोग से पूछ रहे हैं कि क्या ये बात ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा में किसी को क्या आपत्ति हो सकता है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि भ्रातृत्व अर्थात भ्रातृत्व मतलब भाईचारा में एक दूसरे को क्या आपत्ति हो सकता है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। अगर आदर्श समाज में इतनी भी गतिशीलता होना चाहिए कि किसी भी वांछित परिवर्तन को समाज को एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। इस पंक्ति के माध्यम से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी समझाना चाहते हैं कि आदर्श समाज में इतनी गतिशील होना चाहिए कि एक दूसरे के से साथ जुड़ा होना चाहिए, भाईचारा रखना चाहिए और हम लोग को उसे रक्षा के लिए एक दूसरे को सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। हमें सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क मानी अनेक साधन को हम लोग को उपलब्ध कराना चाहिए। तात्पर्य
तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा का वास्तविक रूप है। ये बात बता रहे हैं कि भाईचारा ऐसा होना चाहिए जैसे दूध और पानी का मिश्रण रहता है, वास्तविक रूप से भाईचारा होना चाहिए, न कि बुरी तरह से हम लोग को भाईचारा बनाना चाहिए। अगर भाईचारा ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे पानी और मिश्रण अपने एक दूसरे को भाईचारा बना लेता है, तो इसी तरह हम लोग को एक दूसरे को भाईचारा की तरह रखना चाहिए। एक छोर से दूसरी छोर तक हम लोग को बात को संचारित करना चाहिए और उससे समाज को बढ़ाने के लिए हम लोग को हमेशा उस अवसर को उपलब्ध कराना चाहिए। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि लोकतंत्र एक शासन की पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति रिवाज के सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान का नाम है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा सामूहिक जीवन है, रीति रिवाज में ऐसा बांध देता है कि अनुभव को अपना आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव होना चाहिए। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि लोकतंत्र सामूहिक जीवन की एक रीति रिवाज तथा समाज के सम्मिलित अनुभव को आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक नहीं कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो, हमेशा अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव रखना चाहिए। यही लोकतंत्र है, यही आदर्श समाज का नियम है और यही आदर्श समाज है। ये बात बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बता रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। इसका प्रश्न हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।